हेलो 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 फ्रेंड्स, डॉक्टर पूजाज गायनीपीडिया ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं ड्रग्स इन ऑब्स्टेटिक्स। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था ऑक्सीटोसिन, मिथर्जिन, सर्विजेल एंड कार्बोप्रोस्ट। एंड आज हम डिस्कस करेंगे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स इन प्रेगनेंसी। इसका टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स कौन कौन से हैं, देन 4 ड्रग्स लेबिटिलॉल, मिथाइल डोपा, निफिडिपिन एंड हाइड्रोलाजीन कि कैसे ये काम करते हैं, इनकी क्या क्या प्रिपरेशंस मार्केट में अवेलेबल हैं, कहाँ कहाँ इसे दिया जाता है और क्या क्या इनकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन है और क्या क्या इनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स का देने का पर्पस क्या है। जैसा कि आप नाम से देख पा रहे हैं, एंटी हाइपरटेंसिव मीन्स कि ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए ड्रग दिए जाते हैं। इसे समझने के लिए हमें ब्लड प्रेशर क्या होता है वो समझना पड़ेगा। ब्लड प्रेशर इज़ इक्वल टू कार्डियक आउटपुट, मतलब हार्ट रेट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम जिसे हम प्री लोड भी बोलते हैं, इंटू सिस्टमिक वस्कुलर रेजिस्टेंस जिसे हम आफ्टर लोड भी बोलते हैं। अगर हमें ब्लड प्रेशर को कम करना है, या तो हमें कार्डियक आउटपुट को कम करना होगा या फिर हमें सिस्टमिक वस्कुलर रेजिस्टेंस को कम करना होगा। इसके 2 तरीके हैं। नंबर 1, अगर हम ब्लड वॉल्यूम को कम करते हैं, मतलब हम प्रीलोड या फिर स्ट्रोक वॉल्यूम को कम कर रहे हैं, जिससे कार्डियक आउटपुट कम होगा, जिससे ब्लड प्रेशर कम होगा। नंबर 2 इज़ अगर हम वेजो डायलेशन कराते हैं, ब्लड वेसल्स का डायलेशन कराते हैं, जिससे कि सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस या फिर आफ्टर लोड कम होगा, जिससे कि ब्लड प्रेशर कम होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स देख लेते हैं। 2 टाइप के रिसेप्टर होते हैं, एड्रेनर्जिक एंड डोपामिनर्जिक। एड्रेनर्जिक फर्दर 2 टाइप के होते हैं, अल्फ़ा एंड बीटा। अल्फ़ा में अल्फ़ा 1 जो होता है वो दिल पर और ब्लड वेसल की स्मूथ मसल पर होता है, एंड अल्फ़ा 2 रिसेप्टर जो होते हैं वो लंग्स पर होते हैं। बीटा में फर्दर बीटा 1 जो होता है वो दिल पर होता है, और बीटा 2 जो होता है वो लंग्स पर, ब्लड वेसल की स्मूथ मसल्स पर, लिवर पर और स्मूथ मसल्स पर होता है। बीटा 3 रिसेप्टर जो है वो फैट में प्रेजेंट होता है। इससे हमें सिर्फ यही चीज़ याद रखनी है, एक निमोनिक ABCD, मतलब जहाँ पर भी अल्फ़ा रिसेप्टर्स होंगे जिस टिश्यू पर भी, वो उसे कंस्ट्रिक्ट कराएंगे, और जहाँ पर भी बीटा रिसेप्टर होंगे वो उस टिश्यू को डायलेट कराएंगे। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि एंटी हाइपरटेंसिव देने का रोल क्या है। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग जो है वो ना ही तो हाइपरटेंशन को ठीक करता है या उसे रिवर्स करता है, बल्कि जो भी उसके घातक परिणाम होते हैं उससे बचाता है। जैसे कि कोई भी दिल की कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, या फिर सर में नस भी फट सकती है, तो उस कॉम्प्लिकेशंस को बचाता है। अगर हम देखें कि एंटी हाइपरटेंसिव देने की गाइडलाइंस क्या हैं, तो अमेरिकन गाइडलाइंस के हिसाब से जब BP 160/110 से और उससे ऊपर हो जाए तब शुरू करना चाहिए, और नाइस गाइडलाइंस के हिसाब से और इंडिया के अंदर जब BP 150/100 या उससे ऊपर हो तब शुरू करना चाहिए। और हमें BP 120 से 40 बाय 80 to 90 मिलीमीटर ऑफ मर्करी मेंटेन करना होता है। तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं, उसको याद करने के लिए मैंने एक निमोनिक बनाया है। हाइपरटेंसिव मॉम्स लव्स निफिडिपिन, H4 हाइड्रोलाजीन, M4 मिथाइल डोपा, L4 लेबिटिलॉल एंड निफिडिपिन ड्रग। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लेबिटिलॉल ड्रग, जो कि मोस्ट कॉमन यूज़ होता है। इसका अगर हम काम करने का तरीका देखें तो एक नॉन सिलेक्टिव बीटा 1 और 2 एंड अल्फ़ा 1 को ब्लॉक करता है। अगर इसका तुरंत एक्शन देखा जाए तो सिस्टमिक वस्कुलर रेजिस्टेंस को कम करता है, जिससे कि ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, और लॉन्ग टर्म देने से ये हार्ट रेट को कम करता है और स्ट्रोक वॉल्यूम को इंक्रीज़ करता है, पर इसका कार्डियक आउटपुट या फिर यूट्रोप्लासेंटल ब्लड फ्लो पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। तो इस सारे एक्शंस की वजह से ये दोनों सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक BP को कम करता है। इसे हम ओरली और इंट्रावेनस दोनों दे सकते हैं। इसकी प्रिपरेशंस में 4 ml के एम्प्यूल्स भी अवेलेबल हैं, जिसके अंदर 5 mg/ml लेबिटिलॉल होता है। 20 एंड 40 ml की वाइल्स अवेलेबल हैं, जिसके अंदर सेम 5 mg/ml लेबिटिलॉल होता है। अगर हम टैबलेट्स की बात करें तो 100 एंड 200 मिलीग्राम की टैबलेट्स अवेलेबल हैं। कुछ ब्रांड्स नेम जैसे कि लॉबेट या फिर ग्रेविडोल और अदर ब्रांड्स के नाम से भी अवेलेबल हैं।
इंडिकेशन देखी जाए कि इस ड्रग्स को हम कहाँ देना चाहिए, तो ये एक ड्रग ऑफ चॉइस है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन में, मतलब जिसके अंदर आता है नंबर 1 प्री क्लेम्शिया, एक्लेम्शिया एंड जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। नंबर 2 क्रॉनिक हाइपरटेंसिव पेशेंट में, नंबर 3 कोई हाइपरटेंसिव क्राइसिस के अंदर, नंबर 4 एंजाइना मतलब दिल के दर्द के अंदर, और कोई भी हाइपरटेंशन के अंदर इसे हम दे सकते हैं। अगर हम इसकी डोज की बात करें तो ओरली इसे 100 to 200 मिलीग्राम दिन में 2, 3 या 4 बार दे सकते हैं जब तक बीपी कंट्रोल नहीं होता है। बीपी कंट्रोल होने के बाद 200 to 400 मिलीग्राम दिन में 2 बार बीडी दे सकते हैं एज अ मेंटेनेंस डोज। पर हमें ये याद रखना है कि मैक्सिमम इसे हम 2400 मिलीग्राम ही दे सकते हैं। अगर हम इसकी हाइपरटेंसिव क्राइसिस के बारे में बात करें तो इसे आईवी बोलस के फॉर्म में दिया जाता है, जिसमें 20 मिलीग्राम आईवी बोलस दिया जाता है। फिर 10 से 15 मिनट बाद बीपी रिपीट किया जाता है। बीपी कंट्रोल में ना होने की वजह से हम इसको 40 मिलीग्राम फिर से रिपीट कर सकते हैं। फिर 10 मिनट बाद 80 मिलीग्राम और फिर 10 मिनट बाद 80 मिलीग्राम रिपीट कर सकते हैं, पर मैक्सिमम इसे हम 300 मिलीग्राम ही दे सकते हैं। अगर हम इसकी आईवी इन्फ्यूजन की बात करें तो इसे हम 250 मिलीग्राम को इन 250 ml NS एट द रेट ऑफ 20 मिलीग्राम पर आवर और 20 ml पर मिनट के हिसाब से दे सकते हैं। अगर हम इसी कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करते हैं तो इसका निमोनिक है A, B एंड C। अगर पेशेंट एलर्जिक टू लेबिटलॉल है या फिर अल्कोहलिक पेशेंट है। दूसरा B से ब्रोंकोस्पाज्मेटिक पेशेंट है। C से कार्डियक मतलब पेशेंट को सिवियर ब्रेडिकार्डिया, हार्ट रेट बहुत कम है या कार्डियोजेनिक शॉक या ब्लॉक या फेलियर में है, तो ऐसे पेशेंट्स में हम इसे नहीं देना चाहिए। अगर हम इसकी साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो मैटरनल साइड इफ़ेक्ट्स में सबसे मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट खड़े होने पर चक्कर आना होता है, मतलब पोस्चरल हाइपोटेंशन होता है। दूसरे साइड इफ़ेक्ट्स में हेडेक, नोज़िया, जी मचलाना, नेज़ल कंजेशन में नाक भरी रहना या फिर सांस लेने में दिक्कत होना या फिर हार्ट रेट का कम होना, ब्रेडिकार्डिया या फिर लेग में स्वेलिंग भी हो सकती है। और फीटल के अंदर इसका कोई इफ़ेक्ट जैसे कि टेरेटोजेनिक इफ़ेक्ट नहीं देखा गया है, पर अगर हम इसे अधिक मात्रा में देते हैं तो ये ग्लूकोज की मात्रा बच्चे के अंदर कम करवा सकता है। अगर हम इसका नियोनेट में साइड इफ़ेक्ट देखते हैं तो ये ब्रेस्ट मिल्क में सिक्रीट होता है, पर इसे लंबे टाइम और अधिक मात्रा में देने से बच्चे के अंदर हार्ट रेट का कम और बीपी का कम होना हो सकता है। पर इन साइड इफ़ेक्ट्स के बावजूद भी इसे डिलीवरी में और लैक्टेटिंग मदर में सेफ़ कंसिडर किया जाता है। अगर हम इसकी इंटरेक्शंस की बात करें तो कुछ ड्रग्स है जिसके साथ ये नहीं देना चाहिए, जैसे कि नेप्रोक्सन, एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन, फ्यूरोजिमाइड या एम्लोडिपिन के साथ। ये था हमारा लेबिटलॉल के बारे में। अब हम पढ़ने जा रहे हैं दूसरा और मोस्ट कॉमन ड्रग मिथाइल डोपा के बारे में। तो मिथाइल डोपा एक सेंट्रली सिम्पैथोलाइटिक ड्रग और अल्फा 2 एगनिस्ट होता है। अगर हम इस चार्ट से समझें तो जब अल्फ़ा 2 रिसेप्टर एक्टिवेट होता है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में तो वो नोरेपिनेफ्रिन के रिलीज़ को इनहिबिट करता है, जिससे कि पोस्ट साइनेप्टिक अल्फ़ा 1 और बीटा 1 के एक्शंस जो होते हैं वो नहीं हो पाते हैं। तो अल्फ़ा मिथाइल डोपा जो है वो एक इनएक्टिव फॉर्म में मरीज़ को दिया जाता है, जो बॉडी में जाके अल्फ़ा मिथाइल नोरेपिनेफ्रिन एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एक अल्फ़ा 2 एगनिस्ट है, जिसकी वजह से वो नोरेपिनेफ्रिन का रिलीज़ को कम करवाता है और अल्फ़ा 1 और बीटा 1 पर काम नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से जो हमारा सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस है और हार्ट रेट है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। अगर हम इसकी प्रिपरेशन की बात करें तो ये सिर्फ टैबलेट फॉर्म में 250 मिलीग्राम में आता है। इसका एक ब्रांड नेम है एल्डोमेट और काफ़ी अदर ब्रांड्स भी इसके आते हैं। अगर हम इसकी इंडिकेशन की बात करें तो सबसे ये लेबिटलॉल से पहले ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन था। बाकी इसे हम क्रॉनिक हाइपरटेंशन में भी दे सकते हैं, पर इसे हाइपरटेंसिव क्राइसिस में नहीं दिया जाता क्योंकि इसकी सिर्फ और सिर्फ ओरल प्रिपरेशन अवेलेबल है, आईवी प्रिपरेशन हमारे पास नहीं है। और अगर इसकी हम डोज की बात करते हैं तो इसे हम ओरली 250 मिलीग्राम दिन में 3 या 4 बार दे सकते हैं, पर मैक्सिमम 2 ग्राम पर डे ही दे सकते हैं।
उसके बाद इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात की जाए तो इसका निमोनिक है PHD, दैट इज़ फियोक्रोमोसाइटोमा, हिपैटिक डिसफंक्शन एंड डिप्रेशन वाले पेशेंट को ये नहीं दिया जाता है। अगर हम इसका साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें, इसको याद करने के लिए मैंने एक निमोनिक बनाया है, वो है D4 ट्रैप H3। D4 से D में आता है डिप्रेशन, सेडेशन, डिक्रीज लिबिडो एंड ड्राई माउथ। T से आता है रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया, R से रिट्रोग्रेड इजैक्यूलेशन एंड P इज़ फॉर पोस्टरल हाइपोटेंशन। अगर हम इस ड्रग का सडन विड्रॉल कर दें या इस ड्रग को सडन हम बंद कर देते हैं तो उससे रीबाउंड हाइपरटेंशन होने के बहुत चांसेस होते हैं। तो डॉक्टर की सलाह से ही इस दवाई को बंद कीजिए, और अगर रीबाउंड हाइपरटेंशन होता है तो हमें इसकी डोज कम करनी पड़ती है, प्लस हमें डायूरेटिक्स देने पड़ते हैं। फर्दर H3, H इसके अंदर H1 स्टैंड फॉर हेपेटाइटिस, मीन्स LFT फंक्शंस जो हैं वो ऑल्टर हो जाएंगे। H2 फॉर हीमोलिटिक एनीमिया एंड H3 फॉर हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया, जो कि गैलेक्टोरिया मतलब स्तन से दूध निकल सकता है, या फिर मेल के अंदर इम्पोर्टेंस या फिर गायनेकोमेस्टिया, ब्रेस्ट का साइज़ बड़ा हो सकता है, फीमेल्स के अंदर पीरियड्स आने बंद हो सकते हैं। तो ये हमारे साइड इफ़ेक्ट्स थे मिथाइल डोपा के। अगर हम देखें कि लेबिटलॉल का क्या एडवांटेज है ओवर मिथाइल डोपा, तो लेबिटलॉल जो है वो दोनों ओरल एंड IV प्रिपरेशंस में अवेलेबल है। इसका एक्शन जो है वो फास्ट है एज़ कम्पेयर टू मिथाइल डोपा, इसलिए इसे हम हाइपरटेंसिव क्राइसिस में भी दे सकते हैं, और ये रीबाउंड हाइपरटेंशन नहीं कॉज करता है। सो ये हमने पढ़ा लेबिटलॉल और मिथाइल डोपा के बारे में। अब हम पढ़ेंगे निफिडिपिन के बारे में, जो कि एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। कैल्शियम चैनल ब्लॉक करने की वजह से वस्कुलर स्मूथ मसल में ये सिस्मिक वस्कुलर रेजिस्टेंस को कम कराता है, जिससे कि ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, एंड कार्डियक मसल कॉन्ट्रैक्टिलिटी को भी कम कराता है, जिससे कि कार्डियक ओवरलोड जो है वो कम हो जाता है। अगर इसकी हम प्रिपरेशंस के बारे में देखें तो इसकी टैबलेट 10, 20, 30, 60 एंड 90 मिलीग्राम अवेलेबल हैं, जैसे कि ब्रांड डेपिन, निफिलेट, रिटार्ड एंड अडालट के नाम से। पर इसमें मैं आपको एक बात बता दूं, जिसमें रिटार्ड लिखा है, SR, ER या LA लिखा है, इनका सबका मतलब ये है कि रिटार्ड मीन्स स्लो, SR सस्टेन्ड रिलीज, एक्सटेंडेड रिलीज एंड लॉन्ग एक्टिंग। बट इसमें जो ड्रग है वो निफिडिपिन ही रहेगा, और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो सेम रहेगा। अगर हम इसकी इंडिकेशन की बात करें तो ये हमें प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, क्रॉनिक हाइपरटेंशन, प्री टर्म लेबर मतलब समय से पहले शुरू होने वाले लेबर पेन में दे सकते हैं, एंजाइना, हाइपरटेंशन, और इसकी जो टॉपिकल फॉर्म या जेल फॉर्म अवेलेबल है उसे हम एनल फिशर में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इसकी डोज की बात करें तो ओरली हाइपरटेंशन में इसे 10 to 20 मिलीग्राम टैबलेट से शुरू कर सकते हैं, और अगर BP कंट्रोल नहीं होता है तो 20 मिनट के अंतराल पर इसे हम फिर से रिपीट कर सकते हैं, पर मैक्सिमम हम इसे 120 मिलीग्राम ही दे सकते हैं। अगर हम इसकी टोकोलिटिक या फिर प्री मैच्योर लेबर पेन होने वाले दर्द को कम करने के लिए यूज़ करते हैं तो ओरली इसे 30 मिलीग्राम स्टैट में दिया जाता है। उसके बाद हम इसे 10 to 20 मिलीग्राम दिन में 3 या 4 बार दे सकते हैं। पर निफिडिपिन को देने की समय हमें 2 बातों का ध्यान रखना चाहिए कि ये एक तो जीभ के नीचे सबलिंगुअल रूट से नहीं दिया जाता है, और इसे देने से पहले ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट चेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर इसकी हम कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करें कि किस मरीज़ में इसे नहीं देना चाहिए, तो इसका निमोनिक है ABCHM। A इज़ फॉर एलर्जिक टू निफिडिपिन एंड अल्कोहलिक पेशेंट को, B इज़ फॉर ब्रेस्ट फीडिंग पेशेंट को, C इज़ फॉर कार्डियोजेनिक शॉक और डिजीज़ पेशेंट को, और H फॉर हिपैटिक डिसफंक्शन, एंड M इज़ फॉर विद मैक्सिल के साथ इसे नहीं देना चाहिए क्योंकि ये सडन हाइपोटेंशन कॉज करता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स में सबसे पहले है डिजीनेस, चक्कर आना, हेडेक, सिर में दर्द होना या फिर फ्लशिंग, मुंह पे गर्माहट महसूस होना। लंग्स की हम बात करें तो खांसी आना या फिर सांस लेने में दिक्कत होना। दिल की अगर हम बात करें तो धड़कन महसूस होना, दिल का फेल होना या सडन BP कम होना। और एक इसकी यूनिक कॉम्प्लिकेशन है कि ये एंकल एडीमा कॉज करता है, और अदर कॉम्प्लिकेशंस में इसका कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है।
और अगर हम इंट्रैक्शंस की बात करते हैं तो कुछ मेडिसिन के साथ इसे नहीं देना चाहिए, जो कि हैं एस्पिरिन, एटिनोलोल, मिटोप्रोलोल और टोर्वास्टेटिन और HIV मेडिसिन के साथ। तो एक क्वेश्चन हमारा बनता है कि एम्लोडोपिन जो कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है वो निफेडिपिन से क्यों बेटर है, क्योंकि वो सडन जो BP फॉल होता है वो एम्लोडिपिन से नहीं होता। तो थोड़ा सा हम एम्लोडिपिन के बारे में जान लेते हैं। एम्लोडिपिन जो है एम्लोकाइंड, एम्लोप्रेस या एम्लोवास के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। इसके यूजेस के बारे में अगर हम बात करें तो ये किसी भी हाइपरटेंशन वाले पेशेंट में, एंजाइना वाले पेशेंट में या फिर किसी भी एंटी हाइपरटेंसिव के साथ कॉम्बिनेशन थेरेपी में दे सकते हैं, जैसे कि लोसार्टन, मिटोप्रोलोल, एटिनोलोल के साथ। अगर इसकी डोज के बारे में बात करें तो 2.5 या 5 या 10 मिलीग्राम की टैबलेट को हम दिन में 1 या 2 बार दे सकते हैं। अगर हम इसकी साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करें तो ये पैर में सूजन, पेट में दर्द या फिर मुंह पे गर्माहट फील होना या फिर धड़कन का तेज़ होना करवा सकता है। तो ये था हमारा निफेडिपिन और एम्लोडिपिन के बारे में। अब हम अपनी लास्ट ड्रग जो कि है हाइड्रालाजीन के बारे में पढ़ेंगे। हाइड्रालाजीन जो है, अगर इसका काम के बारे में देखा जाए तो ये आर्टरीज़ को ज़्यादा डायलेट कराता है एज़ कम्पेयर टू वीनस बाय रिलीज ऑफ नाइट्रिक NO। इस कारण से ये डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को ज़्यादा डिक्रीज़ कराता है एज़ कम्पेयर टू सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और ये कार्डियक आउटपुट को भी इंक्रीज़ कराता है। अगर हम इसकी प्रिपरेशंस देखते हैं तो टैबलेट में 10, 25, 50 और 100 मिलीग्राम की टैबलेट जैसे कि ब्रांड नेम एप्रोजोलिन के नाम से अवेलेबल है, और इसकी वाइल्स जो हैं वो 20 मिलीग्राम पर ml की भी अवेलेबल हैं। अगर इसकी इंडिकेशन देखी जाए तो प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन पर विद लेबिटलॉल या मिथाइल डोपा दिया जाता है, या हाइपरटेंशन या फिर हार्ट फेलियर में पर विद नाइट्रेट्स दिया जाता है। अगर हम इसकी डोज की बात करें तो ओरली इसे 25 मिलीग्राम दिन में 3 बार दे सकते हैं, पर मैक्सिमम 300 मिलीग्राम पर डे ही दिया जाता है। हाइपरटेंसिव क्राइसिस में इसे IV बोलस की फॉर्म में दे सकते हैं। हम डोज 5 मिलीग्राम से शुरू करते हैं और हर 20 मिनट्स के बाद इसका BP चेक किया जाता है। अगर BP कंट्रोल नहीं होता है तो 10 मिलीग्राम देकर फिर 20 मिनट्स बाद फिर से 20 मिलीग्राम एंड देन 30 मिलीग्राम, पर मैक्सिमम हम इसे 30 मिलीग्राम ही दे सकते हैं। अगर इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात की जाए तो ये एंजाइना वाले पेशेंट में या फिर कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ पेशेंट के अंदर नहीं दिया जाता है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो इससे नोज़िया मतलब जी मचलाना, उल्टी आना, वॉमिटिंग, हेडेक या फ्लशिंग, और अगर साइड इफ़ेक्ट्स में डायरिया, या फिर दिल में साइड इफ़ेक्ट्स देखें तो पैल्पिटेशन मतलब धड़कन महसूस होना, टैकीकार्डिया और एंजाइना। आगे इसका ये रेनिन की मात्रा को ब्लड में इंक्रीज़ कराता है, जिससे कि फ्लूइड रिटेंशन होता है और बॉडी में पानी का ठहराव होने की वजह से सूजन हो जाती है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मतलब प्लेटलेट्स का कम होना और SLE लाइक सिम्टम्स भी इसके अंदर हो सकते हैं। तो ये हमने पढ़ा अपने चारों ड्रग्स के बारे में, जिसका मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है यहाँ पर। और कुछ ड्रग्स हैं जो कि कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हैं या फिर हमें प्रेगनेंसी में यूज़ नहीं करने चाहिए, उसको याद करने के लिए मैंने एक निमोनिक बनाया है A3BD। A इज़ फॉर ACE इनहिबिटर्स जो कि एंड करते हैं प्रिल से, जैसे कि इनालाप्रिल्स। एंड दूसरा A इज़ फॉर ARB जो कि एंड करते हैं सार्टन से, फॉर एग्जांपल लोसार्टन। एंड तीसरा A इज़ फॉर एटिनोलोल। B इज़ फॉर बीटा ब्लॉकर्स जैसे कि नॉन सिलेक्टिव, फॉर एग्जांपल प्रोप्रानोलोल। D इज़ फॉर डायूरेटिक्स को भी नहीं दिया जाता है एक्सेप्ट इफ़ पेशेंट इज़ हैविंग पल्मोनरी एडीमा। तो ये हमारा था एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के बारे में। पर अगर हमें पूछे कि हाइपरटेंसिव क्राइसिस, तो उसमें हम लेबिटलॉल, हाइड्रालाजीन, निफेडिपिन और अदर ड्रग जैसे कि नाइट्रोप्रोसाइड और ग्लिसरल ट्राइनाइट्रेट को दे सकते हैं। तो इन शॉर्ट हमने पढ़ा कि BP क्या होता है, उसका रोल, एंटी हाइपरटेंसिव का रोल क्या है, देन चारों ड्रग्स लेबिटलॉल, मिथाइल डोपा और निफेडिपिन और हाइड्रालाजीन के बारे में, और कौन कौन से ड्रग्स हमें प्रेगनेंसी में नहीं देने चाहिए। तो आशा है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।